हेलो एवरीवन। पाठ 3 आज हम फिर लेंगे। पाठ 3 परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्तन। पाठ 3 में पिछले कुछ वीडियो में हमने परागण और निषेचन के बारे में पढ़ा। परागण के प्रकार, परागण की विधियाँ, निषेचन के फलस्वरूप बनने वाले भ्रूण और भ्रूणपोष कैसे बनता है ये हमने पता किया। द्वि निषेचन क्या है और त्रिक संलयन क्या है। द्वि निषेचन में 2 बार निषेचन हमने पढ़ा है ना। पहला निषेचन, पहला नर युग्मक, 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है और एक नर युग्मक जब अंड कोशिका के साथ संलयित होता है तो बनाता है युग्मनज, तो बनाता है भ्रूण, तो बनाता है युग्मनज और युग्मनज के परिवर्धन से बनता है भ्रूण। परंतु जब दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक कह सकते हैं या ध्रुवीय केंद्रक कह सकते हैं, उनसे जब संलयित होता है तो बनता है भ्रूणपोष। तो आज हम पढ़ेंगे भ्रूणपोष के बारे में। ओके, तो हमारा है भ्रूणपोष। देखिए, भ्रूणपोष के बारे में एक कॉमन डिफरेंस बता देती है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले होता है, परंतु आवर्त बीजी पादप जो हमने पढ़ा था, आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण का निर्माण निषेचन के दौरान होता है। याद रखिएगा, आवर्त बीजी पादप जिनमें फूल और फल बीज जो होता है फल के अंदर होता है, आवर्त बीजी पादप। याद रखिएगा, आवर्त बीजी पादपों में निषेचन के दौरान होता है किसका? भ्रूणपोष का निर्माण। परंतु अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है और आवर्त बीजी पादपों में ये त्रिगुणित होते हैं, जबकि अनावर्त बीजी पादपों में ये अगुणित होते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट, भ्रूणपोष का काम क्या है? भ्रूणपोष का काम है भ्रूण को विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करना। ये भी हम पढ़ चुके हैं। भ्रूण का निर्माण कैसा होता है? आवर्त बीजी पादपों में त्रिक संलयन के द्वारा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण केंद्रक का निर्माण होता है। भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। ओके, तो इसके विकास के आधार पे भ्रूणपोष को 3 प्रकार में रखा गया है। विकास के आधार पे भ्रूणपोष को कितने प्रकार में रखा गया? 3 प्रकार में। ओके, तो भ्रूणपोष होते हैं अपने विकास के आधार पर भ्रूणपोष को 3 प्रकार में बांटा गया है: केंद्रीय, कोशिकीय और हेलोबियल। ओके, केंद्रीय, कोशिकीय और हेलोबियल। अब इनके बारे में थोड़ा हम विस्तार से जान लेते हैं। केंद्रीय क्या होता है? देखिए, नारियल देखा होगा आपने, बीच से खोखला होता है, उसमें द्रव भरा होता है, तो केंद्रकीय का अच्छा उदाहरण है। तो केंद्रकीय में हम पढ़ रहे हैं। केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होता है कि भ्रूणपोष परिवर्धन के समय जो प्राथमिक भ्रूण केंद्रक, सबसे पहले त्रिक संलयन से जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र की बनी हुई है, तो उनके स्वतंत्र विभाजन होता है और उस एक केंद्रकीय विभाजन, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन से कई केंद्रकों का निर्माण होता है। देखिए, जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूं, ये देखिए, बीच में एक बड़ा सा रिक्त स्थान होता है। कई केंद्रक विभाजन से बीच में एक रिक्त स्थान बड़ा सा बन जाता है और खूब सारे केंद्रकों का निर्माण होता है और केंद्रक जो होते हैं वो परिधि पे व्यवस्थित हो जाते हैं। ये देखिए, तो केंद्रक परिधि पर व्यवस्थित हो जाते हैं और मध्य में एक बड़ी सी रिक्तिका का निर्माण। ये केंद्रक खूब सारे परिधि पे विन्यासित हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारा बनाते हैं भ्रूण। ये देखिए, यहाँ भ्रूण, नारियल में आपने देखा होगा, ये भ्रूण हो गया हमारा, ये हमारा भ्रूण हो गया। यहाँ पर हो जाता है हमारा भ्रूण, ये हमारा भ्रूण, और ये बड़ी सी क्या हो गई? रिक्तिका।
ये हो गई हमारी बड़ी सी रिक्तिका। ये क्या हो गया? कोशिका द्रव। और इसमें तैरने वाली खूब सारी मुक्त केंद्रक, जो किससे, जो प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक था उसमें स्वतंत्र विभाजन के फलस्वरूप कई केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और ये केंद्रक परिधि पर विन्यासित हो जाती हैं, है ना, परिधि पर ये विन्यासित हो गई। ओके, आवर्तबीजी पादपों के लगभग ऐसे 56 कुल हैं जिनमें केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। नारियल का पानी, मैंने आपको बताया था नारियल एक अच्छा उदाहरण है। नारियल का पानी जो है वो भी केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि भ्रूणपोष में एक द्रव भरा रहता है और उसमें खूब सारे क्या होते हैं, केंद्रक तैरते रहते हैं और इस द्रव को भ्रूणपोष कहते हैं। नारियल के पानी जो होता है वो असल में भ्रूणपोष होता है, अच्छा उदाहरण है ना। और उस द्रव में खूब सारे केंद्रक तैरते रहते हैं। बीच में आपने देखा होगा, बीच में खोखला स्थान होता है और खोखले स्थान में क्या होता है, पानी भरा होता है और खूब सारे तैरते रहते हैं। और उसके ऊपर जो 3 छेद होते हैं उन छेद में भ्रूण, छोटा छोटा भ्रूण होता है ना। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होता है कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होते हैं उनके केंद्रक स्वतंत्र विभाजन करती हैं और कई केंद्रकों का निर्माण करती हैं और केंद्रक परिधि पे विन्यासित होता है और बीच में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। ओके, अब आते हैं दूसरा, कोशिकीय भ्रूणपोष। अब हम ले रहे हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। देखो, इसमें ऐसा बड़ी सी रिक्तिका नहीं पाई जाती है, पहले बता दूं। इस प्रकार के भ्रूणपोष कुछ इस तरीके के होते हैं, बता देती हूं आपको। इस प्रकार के भ्रूणपोष का परिवर्धन जो होता है, जिसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम तथा उसके बाद होने वाले सारे के सारे विभाजन जो होते हैं कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं इसके अंदर बड़ी सी रिक्तिका नहीं होती, बड़ी सी रिक्तिका नहीं होती, ऐसे कर सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका भ्रूण का। ओके, और इस प्रकार की होती है। देखिए, इसमें कहीं भी बड़ी सी रिक्तिका नहीं है, यानी खोखली जगह नहीं है आपके पास। तो जब खोखली जगह ही नहीं है तो इस प्रकार की रिक्तिका नहीं, ये क्या होगा, कोशिकीय होगा, कोशिकीय सेल्यूलर भ्रूणपोष। ठीक है, और प्रारंभ में अंतः तथा अंतः तक, मतलब अंदर तक कोशिका रहता है, भरा हुआ रहता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह से पूरी तरह से कोशिकीय रहती है। और भ्रूणपोष में चूसकांक का विकास होता है। सामान्यतः इस प्रकार के भ्रूणपोष में चूसकांक का विकास हो जाता है, जैसे कि उदाहरण गैमोपेटली वर्ग के सदस्य, है ना, और ब्रेसिकेसी के, इनका गैमोपेटली सदस्य, उसका नाम, उसमें कोशिकीय भ्रूणपोष स्तर का भ्रूण पाया जाता है। तीसरा है अपने पास हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष इन दोनों का मिला जुला रूप है, इन दोनों का मिला जुला, यानी कि इस प्रकार की रिक्तिका भी पाई जाएगी और इस प्रकार की कोशिकीय अवस्था भी उसमें पाई जाएगी। ओके, इसमें देखिए दोनों ही प्रकार की भ्रूणपोष बनता है, अर्थात ये मध्यवर्ती भ्रूणपोष हुआ। इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण तो होता है, एक बड़ी और एक छोटी कोशिका बनती है। निभागी छोर पे जो कोशिका होती है वो छोटी केंद्रक युक्त होती है ना। तो निभागी छोर वाली छोटी कोशिका के केंद्रक में विभाजन शुरू हो जाता है, मुक्त विभाजन प्रारंभ हो जाता है। मुक्त विभाजन किसका निर्माण करेंगी, और कोशिका भित्ति का निर्माण कर देती है। जबकि अंड द्वार की तरफ जो होती है वो बड़ी केंद्रक वाली बड़ी कोशिका होती है और उसमें विभाजन जो होता है तो उसमें केंद्रक विभाजन होता है, वह भित्ति का निर्माण साथ साथ होता है। अंड द्वार की तरफ जो स्थित बड़ी कोशिका में केंद्रक विभाजन व भित्ति का निर्माण दोनों साथ साथ ही होता है। तो इस प्रकार का केंद्रक केंद्रीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप है, केंद्रीय और कोशिकीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप है। तो दोनों प्रकार के इसमें पाए जाते हैं।
ओके। तो इसमें मुक्त विभाजन भी होता है। मुक्त विभाजन से खूब सारे क्या केंद्रक पाए जाते हैं। और इसमें कोशिकीय अंडद्वार की तरफ कोशिकीय विभाजन भी होता है। कोशिका में केंद्रक विभाजन से भित्ति का निर्माण भी होता है साथ साथ में। ओके, तो ये हमारा भ्रूणपोष का विकास के आधार पे 3 प्रकार के भ्रूणपोष हैं। एक जिसमें बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जिसमें दूसरा जिसमें रिक्तिका नहीं पाई, कोशिकीय स्तर होता है, और ये तीसरा हेलोवियल जिसमें दोनों ही प्रकार का मिला जुला रूप है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, अपना टॉपिक ले रहे हैं इसी भ्रूणपोष के बाद कि किस प्रकार से फल का विकास होता है। फल का विकास किस प्रकार से होता है और बीज का परिवर्धन जो हम कर लेंगे, परंतु फल का विकास, तो फल का विकास आज हम ले रहे हैं और फल के विकास में किस तरीके से फल का निर्माण होता है। तो अब हम फल का विकास किस तरीके से होता है और सत्य फल और असत्य फल क्या है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फल का विकास। देखिए, फल बनता कैसे है। निषेचन के बाद हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास अंडाशय होता है और अंड होता है। इस प्रकार की कुछ ये जायांग के अंदर यहाँ होता है अंडाशय, है ना। तो सॉरी, ये है अंडाशय। अंडाशय और ये है बीजांड। तो देखिए, हमें पता है जब निषेचन हो जाता है, जब बीजांड का पूरी तरह से विकास हो जाता है, तो धीरे धीरे ये जो अंडाशय है ये एक फल भित्ति का निर्माण करती है। अंडाशय किसका निर्माण करती है? फल भित्ति का। और बीजांड बीज का निर्माण करता है। और बीजांड के अंदर भ्रूणपोष, भ्रूण व बीजांड के अंदर बीजांड का भ्रूणपोष व भ्रूण का निर्माण करता है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि फल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक है वास्तविक और दूसरा है आभासी। तो देखिए, अगर अंडाशय से, है ना, बीजांड तो बीज का रूप लेगा। अगर अंडाशय हमारा फल भित्ति का निर्माण करता है या अंडाशय की भित्तियां फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है, तो उससे निर्मित फल को हम कहते हैं सत्य फल या वास्तविक फल। परंतु कुछ पौधों में अंडाशय से ना होकर बाह्य दल, दलपुंज, पुष्पासन, इन सब से अगर फलों का निर्माण हो जाता है तो उसे कहते हैं आभासी फल। आभासी फल का अच्छा उदाहरण है आपके पास सेब। और 11वीं में भी आपने पढ़ा है कि अगर जो अंडाशय है वो पुष्पासन में धंसा हुआ होगा और पुष्पासन फल का निर्माण करता है ना, तो उसे क्या कहेंगे? आभासी फल। और ऐसे कभी कभी क्या होता है, अंडाशय बिना निषेचन के, देखिए एक और चीज बता रही हूं इसमें टॉपिक, जिसे कहते हैं अनिषेक फल। कभी कभी अंडाशय क्या होता है, निषेचन ही नहीं करता और बिना निषेचन के फल का निर्माण करेगा। अब बिना निषेचन के फल का निर्माण करेगा तो क्या होगा? ऐसे फल को क्या कहेंगे? ऐसे फल को कहेंगे अनिषेक फल। अनिषेक फल क्या कहेंगे? अनिषेक फल। और इस प्रक्रिया को कहेंगे अनिषेक फलन। याद रखिएगा, आपके पास अनिषेक जनन है, जनन। अनिषेक बीजता भी है, बीजता, पीछे से अंतर लीजिएगा, और ये है अनिषेक फल। अंडाशय जब बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाएगी या फल बनाएगी, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। और ऐसे फल को कहते हैं क्या? अनिषेक फल। और इन फलों में क्या बीज होगा? जब निषेचन ही नहीं हुआ तो बीज कहां से होगा? तो इनमें बीज नहीं होता। और कभी कभी आमतौर पे आप क्या होता है कि मार्केट में
फ्रूट को, बिना बीज के फ्रूट की अगर डिमांड होती है तो वैसे फलों के निर्माण के लिए क्या किया जाता है, आजकल वर्तिकाग्र पे थोड़ा सा वृद्धि हार्मोन छिड़क दिया जाता है, ऑक्सिन और जिबरेलिन, और जल्दी से वर्तिकाग्र वृद्धि कर लेती है, तो उस पर नर युग्मक आता भी है तो निषेचन नहीं होता और फल जल्दी बन जाता है। लेकिन उस फल में क्या होता है, बीज नहीं होता। इसे कहते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। जब वर्तिकाग्र पर वृद्धि हार्मोन छिड़क के वर्तिकाग्र का जल्दी ही या शीघ्र ही विकास करवा लिया जाता है और फल का निर्माण करा लिया जाता है, या अनिषेक फल का निर्माण करा लिया जाता है, या अनिषेक फलन करवा लिया जाता है, तो इसे कहते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। तो फल के विकास में हमने 3 चीजें पढ़ी, वास्तविक फल, आभासी फल। अगर अंडाशय से फल बनता है तो वास्तविक फल, लेकिन अंडाशय के अलावा बाह्य दल, दलपुंज, पुष्पासन से बनता है तो आभासी फल। उदाहरण सेब। अनिषेक फलन, अगर बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं, उस फल को अनिषेक फल कहते हैं, उस फल को अनिषेक फल कहते हैं, और उस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। और ऐसे फलों में बीज नहीं होता, उदाहरण केला, अंगूर, पपीता। और प्रेरित, हमने पढ़ा प्रेरित अनिषेक फलन। प्रेरित में क्या, हम हार्मोन का इस्तेमाल करके आजकल हार्मोनों का इस्तेमाल करके बिना बीज वाले फलों को बनाया जाता है, अनिषेक फलन कराया जाता है, और इसे कहते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीढ़ी एकांतरण। देखिए, पीढ़ी एकांतरण में क्या होता है, हमारे दुगुनित प्रावस्था और अगुणित प्रावस्था, 2 प्रावस्थाएं एक आवर्त बीजी पादपों के जीवन चक्र में होता है, यानी कि बीजाणुभिद और युग्मोद्भिद। युग्मकों का निर्माण होगा, नर और मादा दोनों में संलयन होगी, संलयन से युग्मनज बनेंगे, युग्मनज से पौधा बनेगा, पौधे में नर जनन भाग और मादा जनन भाग बनेंगे, और फिर उनमें विकास से, उनमें अर्धसूत्री विभाजन से फिर अगुणित युग्मकों का निर्माण होगा, फिर उनका संलयन होगा, और फिर उससे युग्मनज का निर्माण होगा, फिर युग्मनज से पादप का निर्माण होगा, पादप से फिर क्या होगा, पादप के अंदर जनन भाग का निर्माण होगा, उससे फिर अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित युग्मकों का निर्माण होगा, और अगुणित युग्मकों का संलयन होगा। इस तरीके से ये जीवन चक्र चलता रहेगा। एक आवर्त बीजी पादप के जीवन चक्र में दुगुनित और अगुणित दोनों प्रावस्थाएं एक के बाद एक क्रम से आती रहती हैं, और इसी को कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। इसी को कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। दोनों जीवन चक्र आएंगे, दुगुनित होगा और दुगुनित से अगुणित युग्मकों का निर्माण करेगा, अगुणित युग्मक संलयित होंगे और फिर दुगुनित बनेंगे, दुगुनित में फिर पौधे का पूरा निर्माण होगा, फिर उनमें अगुणित युग्मक बनेंगे, और अगुणित युग्मक के संलयन से फिर दुगुनित युग्मनज बनेगा, युग्मनज से फिर नया पौधा। तो ये क्रम चलता रहेगा जीवन भर, है ना। तो आवर्त बीजी पादपों के जीवन चक्र में दुगुनित व अगुणित प्रावस्थाएं, दुगुनित होती है बीजाणुद्भिद और अगुणित होती है युग्मोद्भिद, जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। ये प्रावस्थाएं एक के बाद एक क्रम से आती रहती हैं, और इसी को कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो अब हम पीढ़ी एकांतरण को जान चुके हैं, तो हम पीढ़ी एकांतरण में 2 प्रावस्थाओं को लिख देते हैं। कौन कौन सी 2 प्रावस्थाएं हैं, एक बीजाणुद्भिद और एक युग्मोद्भिद। देखिए, पीढ़ी एकांतरण के 2 प्रावस्थाएं, बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद। बीजाणुद्भिद दुगुनित प्रावस्था होती है और ये अगुणित। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है, और युग्मनज का पूरी तरह से विकास होता है, पूरी तरह से युग्मनज विकसित होता है और पादप के हर एक भाग बनाता है कायिक प्रथि द्वारा। मूल, स्तंभ, पत्तियां, और कायिक वृद्धि के बाद इसमें, कायिक वृद्धि के पश्चात इसमें जनन अवस्था आती है। और जनन अवस्था में क्या होता है, पुष्प पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो पुष्प के द्वारा क्या होता है, इसमें लैंगिक जनन होता है। तो युग्मनज का निर्माण होता है जो अगुणित होती हैं। अगुणित का मतलब n और दुगुणित का मतलब 2n। तो बीजाणु
आपको क्या लगता है बीजाणुभिद जो प्रावस्था है वो लंबी होगी या युग्मनज? युग्मनज प्रावस्था अल्प होगी। कैसी होगी? अल्प अवधि की। और ये क्या होगी? लंबी अवधि की। तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। लंबी अवधि, ये लंबी अवधि की होती है। और ये कैसी होती है? अल्प अवधि की। अल्प यानी छोटी अवधि की, थोड़े से समय में निर्माण हो जाता है और निषेचन हो जाता है। पौधा बनने में कितना लंबा समय लगता है? ज़्यादा समय लगता है। तो बीजाणुभिद प्रावस्था लंबी होती है, दुगुनित होती है। सबसे पहले इसमें नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है। युग्मनज का विकास होता है, युग्मनज विकसित होता है और जड़, पत्ती, तना में विभेदित होता है। और कायिक वृद्धि के पश्चात इसमें जनन अवस्था होती है और जनन अवस्था में पुष्प के अंदर नर जननांग भाग और मादा जननांग भाग पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। तो नर जनन भाग अपने प्राग कोश में असूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पराग कोश में लघु बीजाणुओं का। और मादा जनन भाग अंडाशय में बीजांड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीजांड। और बीजांड में किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु का। जबकि नर भाग क्या बना रहे थे प्राग कोश के अंदर? लघु बीजाणु। जबकि मादा भाग क्या बना रहे हैं? गुरु बीजाणु। ओके, तो देखिए, नर जनन भाग पुंकेसर, पुंकेसर के अंदर पराग कोश के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं का निर्माण। पराग कोश के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण। और लघु बीजाणु क्या होती है? एन। मादा जननांग जयांग अंडाशय से बीजांड, अंडाशय के अंदर होती है उपस्थित बीजांड। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनाएंगे? गुरु बीजाणु एन। यानी किस, ये दोनों क्या है अपने पास? युग्मक का निर्माण हो गया थोड़ी सी अल्प अवधि में। तो यहाँ से अपने पास अगर हटाते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ तक का जो भाग है, इस भाग को क्या कहेंगे हम? ये पूरा, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? युग्म। ये क्या बनाएंगे? ये दोनों युग्मनज। ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे? युग्मनज। युग्मनज से क्या होगा? युग्मनज से बनेगा क्या? जड़, पत्ती, तना और पुष्प। ये किसके भाग हैं? पुष्प के। फिर इनमें क्या होगा? विकास होगा। विकास से क्या बनेंगे? विकास इनके परागकोश और अंडाशय जब पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे? लघु बीजाणु। तो ये हो गया युग्मोद्भिद। अल्प, और ये बनने में ज़्यादा समय। इन दोनों का फिर वापस क्या होगा? निषेचन। और इन दोनों के निषेचन से, इन दोनों का वापस क्या होगा? निषेचन। किस निषेचन से क्या बनेगा? युग्मनज। निषेचन से क्या बनेगा? इन दोनों के निषेचन से बनेगा युग्मनज। युग्मनज। और युग्मनज फिर वापस विकसित होकर के क्या बनाता है? युग्मनज विकसित होकर के क्या बनाएगा? युग्मनज में विकास होगा और विकसित होके जड़, पत्तियां, स्तंभ, पौधे का पूरा भाग, पुष्प। पुष्प में क्या बनाएगा? नर जननांग और मादा जननांग। तो ये क्या हुआ? ये पूरा का पूरा हुआ बीजाणुद्भिद प्रावस्था। लंबी है। और जब ये दोनों का निर्माण हो गया, नर और मादा जननांग, और ये दोनों क्या बनाएंगे? ये दोनों बनाएंगे नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक क्या होगा? नर युग्मक लघु बीजाणु कहते हैं और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु। तो लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु, जब इन दोनों का क्या होगा? निषेचन, तो पुनः ये अवस्था शुरू हो जाएगी। तो ये कौन सी अवस्था है? युग्मोद्भिद। तो देखिए, निषेचन से युग्मनज, युग्मनज के विकास करने से ये सारे भाग बने और ये सारे के सारे कितने हैं? 2n, जबकि ये कितना है? n। ये n प्रावस्था।
तो ये युग्मोद्भिद और ये बीजाणुभिद, ये लगातार क्रम, निषेचन फिर निषेचन से वापस पुनः ये, फिर निषेचन फिर निषेचन से वापस पुनः, ये क्रम जीवन भर चलता रहेगा। दुगुणित और अगुणित दो प्रवस्थाएं चलती रहेंगी, एक के बाद एक क्रम से आती रहेंगी। इसी को कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम अपने अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू।